हाय गाइस, मस्ट वेलकम। आई होप आप अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, है ना। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे, फिर आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, है ना, कि व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, इन विच टेक्स प्लेस, है ना। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, इसमें कितना, ये किसमें होता है और इसको होने के लिए कितने दिन की जरूरत होती है, 28 डेज की जरूरत होती है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी अवस्था में बटी होती है, ये सारा चीज हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, है ना। आज फिर आगे इसके पढ़ेंगे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या था, इसका डिफिनीशन मैंने आपको क्या दिया था, याद होगा आपको। हाँ, क्या दिया था, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, जनन अंग में, है ना, होने वाला क्या, चेंजिंग, है ना, होने वाली चेंजिंग, है ना। ठीक है, क्या कहलाती है, होने वाली चेंजिंग ही मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है ना। और ये जो चेंजिंग होती है ना, ये चेंजिंग एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग ढंग की चेंजिंग होती है ना। और अलग अलग ढंग की चेंजिंग होने की वजह से इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितनी अवस्था में बांट देते हैं, तो 4 अवस्था में बांट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी तरह की चेंजिंग होती है, 4 तरह की चेंजिंग होती है। इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो कितनी अवस्थाओं में बटा होता है, 4 अवस्थाओं में बटा होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। पहला अवस्था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज था, जिसको रजोस्राव प्रवस्था बुला रहे थे मेरे बेटू। और दूसरा क्या था, फॉलिकुलर फेज था, और फॉलिकुलर फेज को हम लोग पुटकीय प्रवस्था बुला रहे थे मेरे बच्चे। और नेक्स्ट क्या था, ओवुलेटरी फेज, अंड जनन प्रवस्था, है ना, ये बुला रहे थे मेरे शेर। और चौथा है ल्यूटियल और सेक्रेटरी फेज, ल्यूटियल या स्रावी अप्रवस्था, है ना। तो इस तरह से मेरे बच्चे 4 अवस्थाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल को बांटा गया है ना। जो कितने दिन का होता है, 28 डेज, है ना। गजब बात है यार। मतलब फीमेल का जो जनन तंत्र होता है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है, उसमें 28 दिन के समय में 4 तरह की चेंजिंग होती है ना। और ये टोटल चेंजिंग क्या कहलाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है ना। अब ये 4 तरह की चेंजिंग में होता क्या क्या है, वो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। तो देन माय डियर, सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, है ना, रजोस्राव प्रवस्था, है ना। तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा फोकस करेंगे ना, आपको खुद ही पता है ना, कि क्या होने वाला है। यहाँ देखिए 2 शब्द यहाँ पे एक दूसरे के साथ, एक रज्जु और दूसरा है स्राव, है ना। चलिए, तो रज्जु किससे बना है, रज से बना है कि नहीं। और स्राव किससे बना है, तो इसको इंग्लिश वाले बोलते हैं सेक्रीशन, है ना। और स्राव का सीधा मतलब होता है क्या, निकलना, है ना। कुछ फ्लूइड के जैसा, है ना, कुछ लिक्विड के जैसा निकलना क्या कहलाता है, स्राव, है ना। लेकिन ये कहाँ से निकलता है मेरे बच्चे, तो क्या बताओगे, ये निकलता है योनि मार्ग से, वेजाइना से। क्लियर, मतलब फीमेल के वेजाइना से, फीमेल के योनि से क्या निकलना यार, कुछ लिक्विड के जैसा निकलना। वो लिक्विड क्या हो सकता है, रज हो सकता है। क्लियर, कुछ लिक्विड के जैसा निकलना मतलब रज का निकलना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, रजो धर्म कहलाता है, रजो धर्म कहलाता है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये रज जो है ना, ये जो लिक्विड है, जो फीमेल के वेजाइना से क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है, बाहर निकलता है ना। ठीक है, तो ये रज आखिर वेजाइना में आ कहां से जाता है ना, कि बाहर निकलता रहता है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा रिवर्स जाएंगे और याद करेंगे किसको, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, है ना। आप थोड़ा सा फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ना, उसको अपने दिमाग में रिवर्स घुमाइए, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल भी मिल जाएगा। आप सबसे पहले आप पहचानिए, तो मैंने क्या बनाया है यहाँ पे, पहचान सकते हैं आप क्या बनाया मैंने यहाँ पे, देखिए तो आप, ये इसके बगल में ये और ये, है ना। देखिए याद आ रहा होगा, ये जो था क्या था, 2 ओवरी थे, है ना।
एक दायां वाला, एक बायां वाला, और बाकी सब हेल्पिंग थे, है ना। क्लियर। अब इन हेल्पिंग में मैंने आपको जो कीप जैसा स्ट्रक्चर दिखाया, ये जो कीप जैसा है ना, या उल्टे नासपाती जैसा पियर कैसा होता है मेरे बच्चे, आपने पियर देखा होगा ना, पियर ऐसे होता है ना। तो ये पियर क्या करो, उठा के ऐसे उलट दो, है ना। तो उल्टे पियर सेट या ठोंगे के जैसा रचना, जिसको मैंने आपको क्या बताया था, यूटेरस बताया था। इंग्लिश वाले को यूटेरस, और हिंदी वाले इसको क्या बुलाते हैं, तो हिंदी वाले इसको बुलाते हैं गर्भाशय मेरे बेटू, है ना। क्लियर है, गर्भाशय पहचान रहे हो इसको। हाँ, तो इसमें कौन रहता है, बच्चा पलता है ना। अब देखो ये गर्भाशय है ना। अब देखो गर्भाशय जो होता है वो कितने स्तर से बना होता है, कितने लेयर से बना होता है ना। तो गर्भाशय जो होता है वो आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि टोटल 3 लेयर से बनता है, टिश्यू के उत्तक के 3 लेयर से बनता है। अब हमें आप 3 लेयर स्केच करते हैं। क्लियर। एक लेयर तो ऑलरेडी पहले से बना है, हमने एक और लेयर यहां बना लिया, है ना। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और लेयर यहाँ पर स्केच कर लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ कुल कितने लेयर स्केच कर लिए, हमने तो यहाँ 3 लेयर स्केच कर लिए। कैसा मार्कर है ये, यहाँ पर हमने कितने लेयर स्केच कर लिए, 3 लेयर स्केच कर लिए। क्लियर। अब आप लेयर पहचान सकते हो मेरे बच्चे, तो पहचानो, है ना। तो इसमें जो सबसे बाहर वाला जो ये लेयर है ना, ये जो ब्लैक लाइनिंग आप देख रहे हो, ये बाहर वाली लेयर है। तो इस बाहर वाली लेयर को हम लोग क्या बुला रहे थे, तो पेरीमेट्रियम बुला रहे थे। क्या बुला रहे थे, पेरीमेट्रियम बुला रहे थे। और उसके बाद ये जो ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है ना, तो ये ब्लू वाला जो लेयर है, इसके बाद का जो ये ब्लू वाला, यहां से इसको हम हटा देते हैं, इसकी बहुत जरूरत हमें अभी इसकी है नहीं। तो ये बाहर वाली जो लेयर हो गई ब्लैक वाली, ये हमारी हो गई पेरीमेट्रियम। और पेरीमेट्रियम के अंदर जो ये ब्लू वाली लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ये कौन सी हो गई, तो ये मिडिल वाली हो गई। और मिडिल वाली को हम कौन सी लेयर बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मायोमेट्रियम मेरी जान, है ना। क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम, है ना। और नेक्स्ट ये जो मैंने रेड कलर से, ये थोड़ा सा मार्कर लग रहा है ठीक नहीं है ना, फिर भी इस समय काम चला लेंगे, है ना। ये देखिए, ये जो रेड वाली लेयर आपको दिख रही है, ये सबसे अंदर वाली लेयर है ना। अब इस रेड वाली जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इस लेयर को हम कौन सा लेयर बुलाएंगे, तो इस लेयर को हम बुलाएंगे इंडोमेट्रियम। क्लियर। कौन सी लेयर, इंडोमेट्रियम। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ये जो यूटेरस है, इसके सबसे अंदर का जो लेयर होता है उसको कौन सा लेयर बुलाते हैं, उसको हम बुलाते हैं इंडोमेट्रियम, है ना। तो ये लेयर जो होती है क्या होने लगती है, तो ब्रेक करने लगती है, टूटने लगती है ना। और इस लेयर के टूटने की वजह से इस लेयर में जो भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियां होती हैं, वो भी क्या होने लगती हैं, खुलने लगती हैं, है ना। तो उन रक्त वाहिनियों के खुलने से और इन इंडोमेट्रियम के टूटने से, है ना, जो लिक्विड सब्सटेंस बनता है ना, जो लिक्विड सब्सटेंस बनता है, उसी सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, रज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रज बोलते हैं, है ना। और ये रज क्या होता है, तो इसी रास्ते से यहां से टूटता है और फिर ये सर्विक्स होते हुए इस भेजाइना वाले रास्ते से क्या हो जाता है, फीमेल के शरीर से बाहर निकलने लगता है ना। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, रजोस्राव प्रवस्था, है ना। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, रजोस्राव प्रवस्था। क्लियर। तो अब आपसे कोई पूछेगा रज क्या है, तो आप सीधे बता सकते हो, टूटा हुआ इंडोमेट्रियम, है ना। और इंडोमेट्रियम के टूटने से खुले हुए ब्लड वेसल्स के ब्लड, है ना, दोनों को एक साथ क्या बुलाते हैं हम यार, लिक्विड बुलाते हैं, ब्लड बुलाते हैं, रज बुलाते हैं, है ना। और इसी का वेजाइना से बाहर निकालना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, मेंस्ट्रुअल फेज, है ना। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रही होगी, है ना, ये टूटेगा क्यों, है ना, बाहर निकलेगा क्यों, है ना। तो ये
किसके कारण होती है? तो हार्मोन के कारण होती है ना। तो ये कौन सी हार्मोन होती है जिसके कारण टूटता है, कैसे टूटता है, इसको हमने तुरंत इसके बाद पढ़ेंगे। अभी पहले हम ये 4 अवस्था समझेंगे, है ना। उसके बाद कौन सी अवस्था में कौन सा हार्मोन किस तरह एक्ट करता है जिससे ये सब कुछ होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी एक साथ पढ़ेंगे क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, है ना। तो इस अवस्था में आप यही समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, तो इंडोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, इंडोमेट्रियम पे टूटने की वजह से वो खुल जाते हैं और उनसे ब्लड निकलने लगता है। उस ब्लड के साथ टूटा हुआ इंडोमेट्रियम मिल करके दोनों एक साथ क्या होने लगते हैं, वेजाइना होते हुए फीमेल के शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं मेरे बच्चे। इसको हम रजोस्राव प्रवस्था बोलते हैं। क्लियर? क्लियर। अब ये कब होता है ना, क्या ये हमेशा होता रहता है ना? तो नहीं मेरे बच्चे, जो हमने बोले मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज में होता है, तो 28 डेज का इसका ये होता है। तो 28 डेज में 1 से 5 दिन तक यह प्रोसेस होता है। कितने दिन तक? 1 से 5 दिन तक, है ना। ठीक है, ठीक है, 1 से 5 दिन तक। ये कैसे होगा भाई? तो मान लो, समझ लो ये ओवरी किसके अंदर है, ये ओवरी किसी लड़की के अंदर है जिसका नाम मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, एक्स रख दिया, है ना। उस लड़की में क्या होगा, अगर मान लो जनवरी है तो या फरवरी है तो किसी भी मंथ में, है ना, 5 दिनों तक उसके वेजाइना से क्या होगा, ब्लड का सेक्रेशन होगा। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, रजोस्राव प्रवस्था कहलाएगी। कौन सी प्रवस्था? रजोस्राव प्रवस्था कहलाएगी, है ना। तो ये कितने दिनों तक होगा, यह 1 से 5 दिनों तक होगा। इसमें क्या होगा, तो इसमें वेजाइना वाले रास्ते से क्या होगा, 1 से 5 दिन तक रक्त का स्राव जो है वो होगा, है ना। ठीक है, और इसमें जो रक्त का स्राव होगा उसमें क्या होगा, तो आप बता दोगे, उसमें होगा एंडोमेट्रियम होगा प्लस ब्लड वेसल्स होंगे, है ना। ब्लड वेसल्स से आने वाले हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सके, ब्लड होंगे, है ना। ठीक है, ठीक है, ये चीजें इसमें होगी, है ना। और फिर इसके बाद से इसमें क्या होगा, है ना। अब आपसे कोई पूछे कि यह स्राव किसके द्वारा होगा, तो आप बता सकते हो वेजाइना के द्वारा, है ना। ये लिक्विड कहाँ से निकलेगी, तो वेजाइना के थ्रू ये लिक्विड जो है वो बाहर आएगी, है ना। अब देखिए, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम लोग वीपिंग ऑफ यूटेरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीपिंग ऑफ यूटेरस, है ना। ये जो यूटेरस है, इसके अंदर का वाल का टूटना, टूटकर बाहर निकलना, उसके टूटने की वजह से ब्लड वेसल्स खुलना, ब्लड वेसल्स के खुलने से ब्लड का भी उसके साथ बाहर निकलना, ये पूरी की पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, तो वीपिंग ऑफ यूटेरस भी कहलाती है। और इस वीपिंग ऑफ यूटेरस को हम लोग मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी बुलाते हैं, है ना। मेंस्ट्रुएशन, है ना, मेंस्ट्रुएशन के नाम से भी बुलाते हैं। क्लियर? क्लियर। तो हम लोग इसको क्लियरली हम लोग इसको बता सकते हैं, है ना। अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या यह फीमेल में हमेशा होता है ना। तो आप क्या बोलोगे, हाँ बिल्कुल होता है ना। हर 28 डेज के बाद यह क्रिया 5 दिनों तक होती है, हर 28 डेज के बाद यह क्रिया 5 दिन तक होती है। यानी हर मंथ में 28 डेज जैसे ही खत्म होते हैं, ये प्रोसेस क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, उसमें ब्लड का सेक्रेट होना शुरू हो जाता है ना। क्या ये हमेशा होगा, हाँ होगा, लेकिन कभी कभी यह नहीं भी होगा, है ना। कब नहीं होगा, है ना, तो आप बता सकते हैं कब नहीं होगा, जब फीमेल क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्लियर? जब फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी तो ये प्रोसेस नहीं होगा, है ना। ठीक है, या तब नहीं होगा जब फीमेल क्या हो जाएगी, उसका डाइट जो है वो अच्छा नहीं होगा, है ना, तो हो जाएगी। तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो, ये हो सकता है फीमेल जो हो वो सिक हो, किसी वजह से बीमार हो, है ना। हो सकता है ना, कि उसमें अदर्स कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हो, है ना, इस वजह से वो क्या हो सकती है, या तो लेट हो सकती है, नहीं तो उसमें नहीं भी आ सकता है ना। ठीक है, तो ये कुछ वजह है जिनकी वजह से ये रुक सकता है ना।
लेकिन जैसे ही ये वजह समाप्त होते हैं यह फिर से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और साथ में ये भी बताया था अगर ये पहली बार जीवन में स्टार्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको मोनार्क बोलते हैं, है ना, ठीक है। और अगर यह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है लाइफ में तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोपॉज बोलते हैं, है ना। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना, यहाँ तक तो हम आराम से हैंडल कर लेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है। आपसे कोई पूछे ये प्रेग्नेंट होना क्या है, मतलब प्रेग्नेंट नहीं होने का मतलब क्या होता है, एग का फर्टिलाइज्ड नहीं होना मतलब प्रेग्नेंट नहीं होना, तब ये होगा। और एग का फर्टिलाइज्ड हो जाना मतलब प्रेग्नेंट हो जाना, तब यह प्रोसेस नहीं होगा। तब तक के लिए रुक जाएगा जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं होता है, जब तक कि बेबी का जन्म नहीं होता है ना। तो नेक्स्ट इसमें जो याद रखने वाली बात है वो नेक्स्ट इसमें याद रखने वाली ये बात है कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ना, उस एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में लगभग कितने 32 है ना, 30-40 ml है ना ब्लड जो है वो क्या हो जाता है, सेक्रीट हो जाता है ना, ठीक है। ये हम याद रखेंगे, है ना, कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने ब्लड सेक्रीट हो जाते हैं। तो 30-40 ml ब्लड जो है फीमेल की बॉडी से क्या हो जाते हैं, सेक्रीट हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट और हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिकुलर फेज, है ना। और फॉलिकुलर फेज को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, सी यू टू।